बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल नीचे गिरा, फ्री रेडिकल डैमेज शुरू हुआ, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण क्यों है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग और कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल का, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं दैट इज ऑल्सो बिकॉज वी आर नॉट मूविंग इनफ, वी आर नॉट ऑक्सीजनेटिंग एंड वी नॉट ईटिंग राइट। कोई भी मेडिसिन आपने ली, आप फास्ट रिकवरी कर रहे हो, उससे बॉडी पे आपकी कितना इम्पैक्ट आता है? शुक्र है आपने क्वेश्चन पूछा है। और एनजाइटी इज कमिंग इन द फॉर्म के घबराहट है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कॉन्स्टेंट थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है। फास्ट रिकवरी इज एन एब्सोल्यूट मिथ। मैं आपको कुछ दे भी दूँ ना, आज सप्लीमेंट 4-5 दे दूँ, अब मैं बोलूँ आपकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी, अंडरस्टैंड योर बॉडी विल स्टिल टेक टाइम और उस एरिया में वाइटनिंग शुरू हो जाती है। अब वो पैच हो सकता है, वो पूरा का पूरा एरिया हो सकता है। मैंने यूजुअली देखा है वो फेस पे भी छोटे छोटे पैचेस से शुरू होता है एंड धीरे धीरे पिगमेंट खत्म हो जाता है, मेलानिन। अब अगर वो बालों के एरिया में होता है तो बाल भी वहाँ वाइट हो जाते हैं, क्योंकि मेलानिन नहीं होता, पिगमेंट ही नहीं होता। बाल 2 बारी से ज़्यादा हफ्ते में गीले ना करें और धोएं ना। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयलिंग होती है कोकोनट ऑयल की, हेयर ऑयलिंग सबसे ज़्यादा। साउथ इंडिया से सबसे ज़्यादा बाल एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, सबसे ज़्यादा विग्स साउथ इंडिया से बनती है। अगर आप अल्कोहल नहीं लेते और आपको फैटी लिवर है ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3, आपको ये पता होना चाहिए कि फैटी लिवर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर लिवर बीइंग ओवर, कहते हैं ना, वर्कड। आप यहाँ संतों वाली जिंदगी नहीं जीने आए हो और ना ही हम आपको संत बना रहे हैं। आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं और आपको हमें उस नॉर्मल लाइफस्टाइल में हेल्दी रखना है। जैसे अभी हम कोल्ड की बात कर रहे थे ना, छोटे बच्चों को ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और रिपीटेडली हो रहा है, उस केस में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में बच्चों को कोल्ड एंड कॉफ रेकरेंटली हो रहा है, होम्योपैथी में ट्राइड एंड टेस्टेड है B22 ड्रॉप्स और B33 ड्रॉप्स। B22 फॉर कोल्ड, साइनसाइटिस, फ्लेम, ब्लॉक्ड नोज एंड राइनाइटिस, एंड B33 फॉर खांसी, फ्लेम वाली खांसी, ड्राई कफ, स्पाज्मोडिक कफ। बहुत फ़र्क पड़ता है दोनों से, दोनों ही बहुत ही अच्छी हैं एंड ये सेफ़ है कम्प्लीटली बच्चों के लिए। 2 साल का हो, 3 साल का हो, 10 साल का हो, मैं खुद लेती हूँ कभी कभी जब मुझे कोल्ड कॉफ होता है। B22, B33 इट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन इफ़ यू डोंट गो ऑन एलोपैथी फॉर चिल्ड्रन। सेफ रेमेडीज़ हैं। तान्या मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ परम जी, आप कैसे हो? मैं एकदम चंगा। और आप, डॉक्टर की जरूरत हमको थी, मतलब हमको नहीं थी, हमारी ऑडियंस को थी। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे यार कुछ डॉक्टर सीरीज लेके आओ। ठीक है, तो आप हमारे पहले गेस्ट हो। थैंक यू। तो आज हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बिकॉज सोशल मीडिया से इतने इन्फ्लुएंस हो गए ना, लोगों को लग रहा ब्राउन ब्रेड ना खाए, ब्राउन शुगर ना खाएं, पता नहीं क्या क्या, ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो आज बहुत सारे मिथ पे हम बातें करेंगे, प्लस जो आज के यूथ में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब वो चाहे हेयर लॉस की भी हो सकती है, वो चाहे स्लीपिंग डिसऑर्डर की भी हो सकती है। और मैं एक अभी सर्वे और पढ़ रहा था जिसमें ये मेंशन था कि मतलब नियर 30 या अबाउ 30 हार्ट डिजीज बहुत हो रही है, फैटी लीवर बहुत हो रहे हैं। तो बिफोर स्टार्ट पॉडकास्ट मैं चाहूंगा, ये आपकी ऑडियंस है तो आपकी ऑडियंस को पता लगे कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून या गुड इवनिंग की जगह मैं हेलो बोलती हूँ। नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल, आदाब टू एवरीबडी देयर। आई एम डॉक्टर तान्या बख्शी। आई एम अ होम्योपैथी doctor and I lead the group Baxin in the country. I'm also a hair researcher. In the last few years, I've developed a hair product completely natural that has grown hair and given so many people the confidence and the hair that they deserve. I'm also a lifetime student of health and wellness, and that's what I do best. I started working in positive mental health at the age of 19. So 19 साल की उम्र से मैं मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ। साथ ही में होम्योपैथी करने के बाद आफ्टर जॉइनिंग द फर्म आई रियलाइज दैट हेल्थ एंड वेलनेस बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जिसकी क्लैरिटी बहुत कम लोगों को है। क्योंकि वही ब्राउन ब्रेड जो परम जी ने बोला, जो आपके घर में है वही मेरे घर में है। तो फ़र्क हमारी हेल्थ में क्या है, हम क्या अलग कर रहे हैं, डॉक्टर्स अलग ऐसा क्या कर रहे हैं अपने घरों में जो नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हैं, कि उनकी हेल्थ ठीक है और नॉर्मल लोगों की हेल्थ ठीक नहीं है। और आपको डॉक्टर्स के पास आने की ज़रूरत क्यों लग रही है और ज़रूरत क्यों है, अगर आप अपनी हेल्थ अपने आप ठीक कर सकते हैं। सो दिस पॉडकास्ट विल बी मोर अबाउट दैट। इंटरेस्टिंग। सो वेरी क्विक, व्हाई होम्योपैथी? होम्योपैथी मैंने क्यों चूज़ करी या क्यों होम्योपैथी दूसरों को करनी चाहिए? चूज करनी चाहिए, बेसिकली ऑडियंस के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों चूज करनी चाहिए। देखो, मैंने तो इसलिए करी क्योंकि मैंने लाइफ लॉन्ग एंटीबायोटिक्स नहीं ली। मैंने कभी भी एलोपैथी नहीं ली है। आई डोंट रिमेंबर कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे एलोपैथी मेडिसिन पे कोर्सेज पे रखा हो। एंड उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊँ, सबसे बड़ा फ़ायदा इज़ आपकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट। होम्योपैथी आपके बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे डेवलप करती है ना, जो मैंने शायद ही किसी और फॉर्मेट में देखा है।
एज अ चाइल्ड मेरे पास, एज इवन अ चाइल्ड मेरे पास कॉन्स्टेंट साइनसाइटिस के अटैक्स होते थे. आई रिमेंबर मेरे पास कोल्ड का फीवर, ईयर पेन, पस कॉन्स्टेंटली इन द ईयर बिकॉज फ्लेम नहीं निकलती थी. ऑल दिस थिंग्स यूज्ड टू हैपन एवरी विंटर. आई यूज्ड टू गेट सिक. आई रिमेंबर आफ्टर आई स्टार्टेड होम्योपैथी, उसके बाद मैं बीमार नहीं पड़ी. And my growth was better. I was gaining weight. I was growing taller. My appetite was better. My parameters were normal as a child. And I remember, अब मुझे होता ही नहीं खांसी जुकाम, टच वुड. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मैंने इतने अच्छे से होम्योपैथी लिया अपने चाइल्डहुड में कि आज मेरी बॉडी इम्यून है. साथ ही में होम्योपैथी शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अमंग मास्टर्स बिकॉज होम्योपैथी सबसे सेफ है. इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं. देयर कैन बी नो साइड इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी. मैं आपको आज एलोपैथी मेडिसिन एक बताऊँ ना, गूगल पे देखना कितने साइड इफेक्ट्स हैं. नहीं ये फैक्ट है. खुद देख लेना. आज हम कितनी, एक ड्रग है, आप बीप कर देना ये, ठीक है, वो बैन क्यों हुई थी अभी विमेन में. और इतने सालों से विमेन पेट दर्द में, डिस्मेनोरिया में खा रही हैं ये मेडिसिन. एंड अभी बैन क्यों हुई है? क्योंकि जी पता लग गया साइड इफेक्ट्स कितने हैं, एलर्जी रिएक्शंस कितने हैं. पहले तो इतने 20-20 साल, 30-30 साल से लोग खा रहे हैं और आज भी लोग ले रहे हैं रिएक्शन निकलने के बाद भी. होम्योपैथी में ही नहीं है. होम्योपैथी में इलाज भी है और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है. एक ना बड़ी पॉपुलर वीडियो चली थी व्हाट्सएप पर, सरदार जी थे, बड़े अच्छा बोला, होम्योपैथी दोस्त वो होते हैं जो ना अपने आप को नुकसान देते हैं ना दूसरों को. उनकी मीठी गोलियां काम करें ना करें, वो फ़ायदा ही फ़ायदा देती हैं. So there is no side effect of homeopathy in any form, which is safe for adults, safe for pregnant women, safe for postpartum, safe for even men in general for hair growth. अब आप देखोगे people, all of us, we are lathered with chemicals in every way. And I also feel like homeopathy एक ऐसा तरीका है जहाँ आप अपनी बॉडी में और chemicals और strong agents नहीं डाल रहे जो कहीं ना कहीं आपको harm करे और suppress करें आपकी बॉडी को, you know, और आपकी बॉडी के immune system को. Suppression is not the key. एक्टिवेशन इज. होम्योपैथी एक्टिवेट करती है आपके इम्यून सिस्टम को और बहुत नेचुरली. आपको पता है, पर हम इंडिया में होम्योपैथी आज शायद आयुर्वेदा के बाद सबसे ज़्यादा मानी जाती है. आपको पता है कितने आर्टिकल्स निकल चुके हैं जहाँ ये बताया गया है आयुष सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम इन आवर कंट्री इंडिया, ये फर्स्ट चॉइस हो गया है अर्बन लोगों की. आज अर्बन लोग जो शहरों में रह रहे हैं उनको चाहिए नहीं एलोपैथी, वो मांग रहे हैं होम्योपैथी. डिमांड तो बढ़ रही है, मुझे दिख रहा है. बीइंग इन अ कंपनी लाइक वैक्सीन, मुझे दिख रहा है लोग वैक्सीन प्रोडक्ट्स कितने लाइक कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा इसके बारे में सोशल मीडिया पे मूवमेंट चल रही है, डॉक्टर्स कितना प्रिस्क्राइब कर रहे हैं. आई कैन सी इट. द पीपल आर रियली लविंग मूविंग टूवर्ड्स मोर नेचुरल सॉल्यूशंस, हेंस होम्योपैथी. अभी मैं एक आर्टिकल भी रीड कर रहा था. उस आर्टिकल में एलोपैथी मेडिसिन के बारे में ये लिखा हुआ था, हम बोलते हैं ना फास्ट रिकवरी. मैं ये आपसे पूछता हूँ कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, आई डोंट नो दी उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या पड़े हुए हैं या वो कितने mg है, ठीक है, आई जस्ट नीड टू वेरी क्लियर आंसर कि क्या फास्ट रिकवरी, अब वो किसी भी इलनेस को लेकर हो सकती है, किसी भी कोज को लेकर हो सकती है. कोई भी मेडिसिन आपने ली, आप फास्ट रिकवरी कर रहे हो, उससे बॉडी पे आपकी कितना इम्पैक्ट आता है? शुक्र है आपने क्वेश्चन पूछा है. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. फास्ट रिकवरी ये टर्म ही नहीं मैच कर रहा. रिकवर का मतलब क्या होता है? टू स्लोली गेट बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट. Right. रिकवर का सिंपल इंग्लिश टर्म्स में यही मतलब है ना, स्लोली गेट बैक टू योर ओरिजिनल स्टेट. फास्ट रिकवरी इज अ टैगलाइन फॉर सेलिंग इन माय ओपिनियन. आप मुझे एक बात बताओ, एक पौधा आप आज उगाते हो, आपको क्या नेक्स्ट दिन वो फल दे देता है? वो उग जाता है नेक्स्ट दिन? कितना टाइम लगता है ना एक पौधे को पेड़ में बनने के लिए. अगर हम बड़े हुए हैं, हमने अपना इम्यून सिस्टम कितना डेवलप किया है. बच्चे होते थे, पेट दर्द होता था ना मटर का कच्चे खाने के बाद, आज खाते हैं तो कम होता है ना, राइट. आज वही चीज़ें तो जो पहले तंग कर रही थी, अगर हम खाते हैं उसमें कम इफेक्ट होता है. इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ, कितना टाइम लगा. फास्ट इज़ नॉट अ लॉ ऑफ नेचर. लॉ ऑफ नेचर आप गीता पढ़ लो, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन बुक पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो. फास्ट इज़ नॉट अ लॉ ऑफ नेचर. आपका नेचर एक प्रोग्रेशन में है. आपको अगर फास्ट होता, आपको सारी चीज़ें अभी मिल जाती है लाइफ में. नहीं होता है, किसी भी चीज़ में नहीं होता लाइफ में फास्ट. किसी को कोई भी चीज़ नहीं मिलती. एंड आई एम नॉट सेइंग आप स्ट्रगल करो, बट आई एम सेइंग देयर इज़ अ स्लो प्रोग्रेशन इन लाइफ फॉर एवरीथिंग. एंड उस प्रोग्रेशन को रिस्पेक्ट करो. लॉ ऑफ नेचर होता है, पौधा नहीं उग रहा ना नेक्स्ट डे, फल तो नहीं दे रहा ना नेक्स्ट डे. हम तो नहीं उग गए ना कल 12 से बिल्कुल 21 साल के हो गए, नहीं हुआ ना. सो ये इसको रिस्पेक्ट करो. पहली चीज़, फास्ट रिकवरी इज़ द बिगेस्ट मिथ.
मैं आपको दे दूं आज एलोपैथी गोली, ठीक है? कोई भी आपको, आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, पहले बात तो मैं ये बता दूं, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। क्यों? एलोपैथी एक ऐसी साइंस है जो मैं सबको बताना चाहती हूँ लाइफ सेविंग है। जहाँ पे कई बार ऑल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं काम आ सकती, वहाँ एलोपैथी काम आती है। और हम नहीं भूल सकते एलोपैथी का कंट्रीब्यूशन कोविड के टाइम पे, हम नहीं भूल सकते। आज एलोपैथी का कंट्रीब्यूशन कोविड के टाइम पे कितना बड़ा था। पर क्या एलोपैथी हर जगह अच्छी है? नहीं। क्या होम्योपैथी हर जगह अच्छी है? नहीं। होम्योपैथी आपको हेल्प कर पाएगी? आप मुझे बताओ, आपका पैर टूटा है, आप होम्योपैथ के पास जाओगे? नहीं ना। नहीं। हॉस्पिटल जाओगे ना, एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ तो सेंस ही नहीं बनता। इन माई नॉलेज एंड इन माई प्रैक्टिस एंड इन एक्सपीरियंस, every pathy is incomplete, but together we are all complete. Right? Together we are all absolutely complete. And I'm not against, that's what I'm saying, I'm not against allopathy. I'm against the way people have started marketing fast recovery, as you said. फास्ट रिकवरी इज़ एन एब्सोल्यूट मिथ। मैं आपको कुछ दे भी दूँ ना, आज सप्लीमेंट 4-5 दे दूँ, अब मैं बोलूँ आपकी फास्ट रिकवरी हो जाएगी, अंडरस्टैंड योर बॉडी विल स्टिल टेक टाइम। आई एम जस्ट गिविंग यू मोर न्यूट्रिएंट्स ताकि वो थोड़ा इन्हेंस हो, बट योर बॉडी विल स्टिल टेक टाइम। फीवर से उठने में लगते हैं ना 4-5 दिन, मैं जितने भी सप्लीमेंट दे दूँ वीकनेस फिर भी होती है ना बॉडी में, ये फैक्ट है। मैं पेशेंट्स को बोलूँ जी आज मैं लगाने के लिए दे रही हूँ एक हेयर रिवाइवर और कल बाल उग जाएंगे, नहीं, टेक्स 3 months। बाल 1 सेंटीमीटर उगता है 3 महीने में, ये है लॉ ऑफ नेचर, नेचुरल लॉ। सोचो कितना स्लो होएगा। अभी आपने पैंडेमिक का डिस्कस किया, आपको ऐसा लगता नहीं मतलब कि एलोपैथी ने अब एलोपैथी उस समय पे हेल्प भी करी, लेकिन अब जो वैक्सीन को लेके जो मिथ क्रिएट हुआ उस पर आपका क्या टेक हो? डेफिनेटली सी एलोपैथी प्रोटोकॉल ने कई जानें बचाई भी हैं, एंड मैं ये नहीं बोल सकती एज अ डॉक्टर कि इंजेक्शन लगाने से किसी की डेथ हुई है, बट मैं बोल सकती हूँ इंजेक्शंस वर नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड, दे वर नॉट completely researched for us to have them. तो जिन जिन लोगों ने बूस्टर्स लगाए थे, 3rd 4th बूस्टर्स, those were not to be done in our country. Those were not good enough. I do not believe that. I'm not saying that injections were wrong, they gave us immunity, but I'm saying boosters could have been avoided, right? I'm also saying that today those injections were not studied enough. पोलियो की बूंद जो हम देते हैं कितने साल से स्टडी हुई हुई है, कितने सालों की स्टडी है। टेटनस कितने सालों की स्टडी है। कोविड की वैक्सीन में रिसर्च थी? नहीं। कोविशील्ड में थी? नहीं। मैं तो आई होप यू बीप दीज नेम्स, बट I don't want a lawsuit, but I'm just saying that कई इंजेक्शन जो हमने गवर्नमेंट अस्पताल में लगाए या प्राइवेट में लगाए, वो शायद कहीं ना कहीं आज हमें हार्म कर रहे हैं। मैंने क्लिनिक में एक और चीज़ देखी परम, इक्वल होके बोलूँगी, पॉजिटिव बोला ना, अब नेगेटिव भी बोलूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। परम क्लिनिक में ना जो चीज़ें पहले ठीक हो गई थी 20-20 साल पहले, सोराइसिस ठीक हो गया, एक्जिमा ठीक हो गया, स्लीप इश्यूज़ कभी थी नहीं, न्यू इश्यूज़ आने लग गए इंजेक्शन लेने के बाद। कल मैंने पेशेंट से बात करी, कहता है मेरे इंजेक्शन लेने के बाद ना, मैंने 22 में इंजेक्शन लिया था, 21-22 में, तब से ना मेरा हेयर लॉस ही बढ़ रहा है। इमेजिन, आज तक पेशेंट बोल रहे हैं इस बात के लिए। एंड मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 20 साल से सोराइसिस हम ठीक कर चुके हैं, 20 साल में मैंने पेशेंट की शक्ल नहीं देखी, वापस आ गया जी सोराइसिस आ गया। क्या मैंने कहा क्या किया था? कहते इंजेक्शन ही तो लगाया था, और क्या किया था? देयर इज नथिंग एल्स। पोस्ट वैक्सीनोसिस एक टर्म होता है होम्योपैथी में, वी नोटिस्ड कि कई लोगों को रिएक्शन हुआ है, और हर इंसान को अलग अलग रिएक्शन हुआ है। किसी को ऑर्टिकेरिया हो गया था और अभी रिलैप्स हो गया, अब मुश्किल से जाता है। किसी को नींद उड़ गई थी, परम नींदें उड़ गई थी आफ्टर इंजेक्शन, एंड वो काफ़ी टाइम रहा है। सो मैं बोलूँगी पॉजिटिव था, इसने हमें डेथ से बचाया, बट नेगेटिव भी था कि आज कई साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी में हैं जो शायद फ्यूचर में हमें दिखेंगे। दूसरा मैंने देखा है कि अभी जैसे आपने बोला कि एलोपैथी मेडिसिन का ऑफ कोर्स डिसएडवांटेज भी है, बट आप मेरे को एक चीज़ बताओ, बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, एलोपैथी को एनिमल पे ही क्यों टेस्ट किया जाता है? मतलब इज देयर एनी वे, ऑफ कोर्स ह्यूमन को तो नहीं लेके बैठेंगे कि भाई आओ तुम्हारे पे टेस्ट करते हैं, मतलब इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये ठीक लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हो, ह्यूमंस थोड़ी मिलेंगे फार्मास्यूटिकल्स को, और इतनी आसानी से थोड़ी मिलेंगे जो आप बोलेंगे हाँ इंजेक्शन लगा दो, टेस्ट कर दो। इट्स नॉट ईजी। ऐसे कई सर्चेज हुई हैं जहाँ पता नहीं लोगों ने कितने को वैक्सीन लगाए हैं कोविड के, बट रिसर्च के लिए, एंड आई डोंट नो उसका रिजल्ट क्या है क्या नहीं। पर एनिमल्स पे क्यों ही टेस्टिंग होती है? बिकॉज हम मैमल्स हैं, परम मैमल्स, वी आर एज ह्यूमंस आर मैमल्स। हम कैटेगरीज में आते हैं ना, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, एंड्स, ऑल दीज थिंग्स, एंड ये हमने स्कूल में भी पढ़ा है।
वी आर ऑल्सो फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ मैमल्स. हम रिप्रोड्यूस जैसे करते हैं और हमारे जो बॉडीली फीचर्स होते हैं वो मैमल्स के होते हैं. एंड हमसे क्लोजेस्ट कौन से आते हैं जिन पे टेस्ट होता है? रैट्स. वो भी तो मैमल्स हैं. वो भी तो मैमल्स हैं. राइट. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट मैमल्स पे टेस्टिंग जब होती है, मंकीज पे होती है. हमारी तो स्पीशीज है, मैमल्स ही तो हैं, हम उन्हीं से तो आए हैं, है ना? तो मंकीज पे होती है टेस्टिंग, रैट्स पे होती है. मैमल्स, अब एंट्स पे थोड़ी टेस्टिंग करेंगे, वो बटरफ्लाई पे थोड़ी टेस्टिंग करेंगे. वो टेस्टिंग करेंगे क्लोजेस्ट स्पीशीज पे ना. और हम कहीं ना कहीं, अगर आप देखो, हम मैमल्स की स्पीशीज में हम फ्रॉम we've gone from monkeys to further gorillas to further metamorphosis and other we've now developed as humans ना. अगर आप देखो हमारी पूरी हिस्ट्री, हम कैसे डेवलप हुए हैं, पहले क्या फीचर्स थे हमारे पास, अब क्या नहीं है, यू नो, हमारी पूरी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड से आप देख सकते हो ये. ओके. और इसी के कंपैरेटिवली लाइक वाइस वर्सा अगर हम देखें तो होम्योपैथी का क्या प्रोडक्शन रहता है, किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, क्या सेम इंग्रेडिएंट्स हमारे एलोपैथी में भी यूज होते हैं या इसके कुछ बिल्कुल डिफरेंट है? मैंने होम्योपैथी में आज तक एनिमल टेस्टिंग नहीं देखी है. एनिमल्स के ऊपर होम्योपैथी टेस्ट नहीं करी गई है. कैसे होता है वो प्रोसेस? नहीं करी गई है. होम्योपैथी एनिमल्स पे आप जैसे कह रहे हो ना, लैब टेस्टिंग, ये नहीं होता होम्योपैथी में. उसका मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ so बेसिकली. बनती कैसे है, क्या बनती, सिस्टम है? हाँ. सो होम्योपैथी में क्या होता है, सबसे पहले होम्योपैथी का मतलब है, आई से लॉ ऑफ सिमिलियर. लाइक कैन बी क्योर्ड बाय लाइक. इसका मतलब है होम्योपैथी में ना सोर्सेज सिर्फ फार्मास्यूटिकल या प्लांट, जैसे आयुर्वेदा में प्लांट वगैरह से है, सिर्फ लिमिटेड नहीं होते. होम्योपैथी में सोर्सेज पूरे नेचर से आते हैं. अब कैसे? प्लांट, एनिमल, मिनरल किंगडम. यहाँ तक कि आपकी दवाई होती है एक एक्सरेज, जो एक्सरेज से बनती है. इमेजिन, सिर्फ रेज एनर्जी से मेडिसिन बन रही है. फ्लावर्स, और यहाँ तक कि आपकी जितनी वैरायटी है ना फ्लावर्स की, उतनी सोच लो, उतनी मेडिसिन है यहाँ पर. और सारी मेडिसिन Plants, सेम कैसे होती है, लाइक animal. वाइट छोटी छोटी? आपको दी जाती है छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स, वाइट वाइट, हाँ, मीठी ग्लोब्यूल्स मीठी. बोलते हैं ना उसको. हाँ, हाँ. दोज आर ग्लोब्यूल्स. वो मीठी मीठी जो होती हैं वो गोलियां हैं डिस्पेंस करने के लिए, कि आपको वो मेडिसिन एक खाने के फॉर्म में स्वीट हो. हमारे फाउंडर ने बोला था, होम्योपैथी के फाउंडर ने, दैट जब उन्होंने देखी, रिसर्च किया, दैट जिस तरीके से पहले प्रैक्टिस होती थी ना, बहुत गंदे सॉल्यूशंस, बहुत कड़वे, डैमेजिंग टू द बॉडी दिए जाते थे. आज भी कहीं देखोगे मेंटल इंस्टीट्यूट्स में इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जा रहे हैं. सो ये बड़े गंदे ट्रीटमेंट्स होते थे पहले. तो हमारे फाउंडर ने बोला मेडिसिन वो होनी चाहिए जो इजीली इंसान ले पाए खुश होके, और उसको प्रॉब्लम ना करे, राइट? तो दैट इज़ वाई दीज ग्लोब्यूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स वर डेवलप्ड in the coming few years, because that helped us give the patient remedy safely. So ये चीज़ थी कि ग्लोब्यूल्स में आपको क्यों मिलती है, बट ये हर जगह से आती है. ये बनती है मदर टिंचर के फॉर्म में. मदर टिंचर होता है, जैसे आपके आयुर्वेद में फर्स्ट सोल्यूशन होता है ना, जैसे हम घर में काढ़े बनाते हैं, हमारा होम्योपैथी में फर्स्ट सोल्यूशन होता है मदर टिंचर, जो सीधा प्लांट से बनता है, एंड जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है. जैसे बेलाडोना में एट्रोपिन होता है. एट्रोपिन एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लांट में होता है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट सब में होता है. नक्स वोमिका एक इंग्रेडिएंट, एक प्लांट है. बट उसकी लाइफ तो कुछ होती होगी, वो लाइक उसको बताती हूँ, प्रिजर्वेटिव कैसे कर बताती हूँ, सकते नहीं हो? मैं बताती हूँ. अब ये हमने प्लांट लिया, मैंने बेलाडोना लिया, मैंने उसको एक मदर टिंचर फॉर्म में बनाया, और मैंने प्रिजर्व करने के लिए, जो हमारे फाउंडर ने बताया, मेडिसिनल अल्कोहल का यूज़ किया, ENA जिसको कहते हैं, राइट? एंड उसको उसमें डाला ताकि ये नेचुरली प्रिजर्व हो जाए, बिकॉज दैट वाज द मोस्ट नेचुरल वे टू डू इट. तो उसके बाद उस मदर टिंचर से बनती है डाइल्यूशंस होम्योपैथी में, और ये डाइल्यूशंस फर्दर जाके यूज़ होती हैं, जो आपकी मीठी गोलियों में ऊपर से डलती है. तो उसमें शुगर भी एडेड है? वो जो ग्लोब्यूल्स है ना, हाँ. वो कहीं ना कहीं शुगर की ग्लोब्यूल्स होती हैं. शुगर क्यों हम शुगर ले रहे हैं? अब आप बोलोगे डायबिटिक्स को नहीं लेना चाहिए, या क्वेश्चंस तो आएंगे, क्या ये सेफ भी है? दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू टेक इट. हाउएवर, कई डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको ये डाइल्यूशन से सीधा पानी में दे देते हैं. और ये जो बोल रहे हो ना, ये चीनी हम कितनी ले रहे हैं ग्लोब्यूल्स, यू आर नॉट टेकिंग even a spoonful of चीनी if you take 2 to 3 globules per day. That is like, उन ग्लोब्यूल्स में इतनी चीनी होती नहीं है, उससे ज़्यादा चीनी तो आप नेचुरली लाइफस्टाइल में ले लेते हो. ट्रस्ट मी. सो इट्स द बिगेस्ट थिंग कि हमें ग्लोब्यूल्स में नहीं लेनी. ग्लोब्यूल्स इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी सेफेस्ट है. क्यों? बिकॉज एक ग्लोब्यूल पे आप सोचो, मेडिसिन जब जाती है, राइट, उस एक ग्लोब्यूल में इतनी पावर होती है दैट आपको हील करने के लिए.
एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ग्लोब्यूल्स बच्चों में भी ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में भी ठीक है, अडल्ट्स में भी ठीक है, एवरीबडी इज़ ओके विद हैविंग, एंड ट्रस्ट मी इसमें 1 चम्मच से कम चीनी होती है। 1 चम्मच से कम, बट फिर भी मुझे लगता है डायबिटिक्स पेशेंट के लिए तो बहुत हम ज़्यादा दे रही है। डायबिटिक्स को देते ही नहीं है ग्लोब्यूल्स, हम अच्छा। डायबिटिक्स को ग्लोब्यूल्स देते ही नहीं है, हम उनको सीधा डाइल्यूशन देते हैं। अच्छा, मैं जनरली रैंडमली हाँ, पूछता हूँ कि आपसे कि जैसे एलोपैथी में हमें पता है हाँ, कि हमें कौन-कौन सी हाँ, डिज़ीज़ का हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाँ। होम्योपैथी में कौन-कौन सी डिज़ीज़ का सॉल्यूशन मिल सकता है? मैंने तो सबका किया है। मैंने एलर्जीज़ करी हैं, फूड एलर्जीज़ करी हैं, मैंने कोल्ड एंड फ्लू करा है, मैंने ब्रोंकाइटिस, अस्थमा किया है, मैंने एक्ज़ीमा, सोराइसिस ट्रीट किया है, माइग्रेन ट्रीट किया है, आर्थराइटिस ट्रीट किया है, आईबीएस, क्रोन्स डिज़ीज़, गट डिज़ीज़ेज़, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कॉलिक बच्चों में, पेट हुँ, दर्द, गैस, एसिडिटी, ये सब ठीक किया हुआ है। पीसीओडी जो सबसे ज़्यादा विमेन में है, राइट। यहाँ तक कि मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब ठीक किया हुआ है। एंड हाँ, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, देन कमिंग ऑन फीमेल हेल्थ, फाइब्रॉइड्स भी हमने ट्रीट करे हुए हैं। ओके। हम्म। और जनरली किस टाइप के गेस्ट, यदि मतलब होता है ना कि मैक्सिमम डिज़ी इवन सॉरी हाँ, बात काट रही हूँ, इवन मेंटल हेल्थ, मेरे सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आज जो आ रहे हैं ना, हुँ, मेंटल हेल्थ के आ रहे हैं। क्या लेके आते हैं? उनका सवाल क्या रहता है? स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस है लाइफ में और हमें नींद नहीं आ रही है और हमें एनजाइटी है। मेरे एटलीस्ट जितने भी मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आते हैं ना, उनको एनजाइटी बहुत हो रही है आजकल। और एनजाइटी इज़ कमिंग इन द फॉर्म के घबराहट है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कॉन्स्टेंट थॉट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, ये आती है। इसके लिए मैं देती हूँ डॉक्टर बख्शी फ्लावर रेमेडीज़, वही देती हूँ सिर्फ। उससे क्या होता है? मतलब और ना कम्प्लीटली सेफ होती हैं फ्लावर रेमेडीज़। हुँ, हुँ। तो वो जितनी सेफ होती है ना ये फ्लावर रेमेडीज़, उतनी इफ़ेक्टिव होती है। सो अब आप सोचो, ये जो रेमेडीज़ हैं, ये जो फ्लावर रेमेडीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इन रेमेडीज़ का। और ये रेमेडीज़ हर एक इमोशन पे एक्ट करती हैं। मतलब ऐसी एक रेमेडी है कॉल्ड मस्टर्ड इन फ्लावर रेमेडीज़, जो मस्टर्ड के फूल से बनी है, और उसको मैं देती हूँ जिस भी इंसान को डिप्रेशन की फीलिंग्स आती है ना, या लोनेस इन लाइफ और नॉट वांटिंग टू डू थिंग्स, थोड़ी लो लो डिप्रेशन की फीलिंग्स आती हैं, मैं मस्टर्ड देती हूँ ये फ्लावर रेमेडीज़ में। बहुत अच्छा काम आती है परम, बहुत अच्छा, और सेफ है। कोई रिलायबिलिटी नहीं है हुँ, कि लाइफ टाइम खानी पड़ जाएगी जी, हुँ। नथिंग लाइक दैट, नथिंग। मैंने ये भी देखा था, मतलब कि होम्योपैथी एक टाइम के बाद आपको इफेक्ट्स देना स्टार्ट करती है, लाइक मतलब क्योर करना स्टार्ट करती है। ऐसा क्यों होता है और कितना टाइम लगता है, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं? मैं सच्ची बताऊँ, मैंने देखा है, मैंने अगर कल परसों पेशेंट्स को दवाई दी है तो वो आज भी ठीक हो गए हैं। एंड कई पेशेंट्स में मैंने देखा है 2 हफ्ते भी लग जा रहे हैं, कई में 2 महीने भी लग जा रहे हैं। डिपेंड्स ऑन द पर्सनस इम्यून सिस्टम। देखो, दवाई तो कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से देगा। हम्म, अच्छा, परम के ये सिम्टम्स है, मैंने उसको दवाई दे दी, पर उन सिम्टम्स को एक्ट करना आपके इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी पुराने, मैं ये भी बोलूँगी, लोग कहते थे पहले कॉफ़ी नहीं लो होम्योपैथी के साथ, अनियन नहीं लो होम्योपैथी के साथ, या कोई और एलोपैथी मत लो। बट अब नहीं, यू कांट टेल योर पेशेंट्स व्हाट नॉट टू डू, इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते आप, हम्म, क्योंकि आप पेशेंट्स को सुनते ही नहीं और वो कर भी नहीं सकते। अब उनको कॉफ़ी की आदत लगी है तो लगी है, मैं उसकी रिप्लेसमेंट करूँ और फिर होम्योपैथी डाल दूँ, ऐसा नॉट पॉसिबल। So what I do is that let them do whatever they're doing, give them medicine, and if their immune system is strong enough, it immediately responds. अब किसका रिस्पॉन्ड करता है? बच्चों का। जितने फास्ट रिजल्ट्स मैंने बच्चों में देखे हैं ना, उतने फास्ट रिजल्ट्स मैंने किसी में नहीं देखे। लुकोडर्मा, लिकोडर्मा है वाइट स्पॉट्स। लिकोडर्मा इज़ वन ऑफ दोज डिसीजेज, बच्चों में बहुत कॉमन है। एंड इनके रिजल्ट्स बच्चों में कंपेयर टू एडल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एडल्ट्स में ठीक होता है, बच्चों में बहुत जल्दी ठीक होता है, बहुत जल्दी। वही चीज़ एडल्ट्स में नहीं होता, टाइम लगता है। जिसको 2 साल लग जाते हैं, बच्चों को 2 महीने लगते हैं। अभी आपने वाइट स्पॉट की हाँ, बात करी, बच्चों में तो आई डोंट नो कि बच्चों में कितना हुआ है, बट मैंने बड़ों में बहुत देखा है हाँ। कि पैचेस बने हुए हैं। वो कैसे आता है? लाइक मतलब वो एक एलर्जी फॉर्म होती है या आई डोंट नो, मतलब उसका पीछे क्या रीजन होता है कि वाइट स्पॉट क्यों आजकल ये इतना लोगों में देखने को मिल रहा है? सी, लुकोडर्मा इज़ बेसिकली अ टर्म फॉर वाइट स्पॉट्स ऑन द स्किन। आपका उस एरिया से मेलानिन कंपोनेंट कम हो जाता है और उस एरिया में वाइटनिंग शुरू हो जाती है। अब वो पैच हो सकता है, वो पूरा का पूरा एरिया हो सकता है। मैंने यूजुअली देखा है वो फेस पे भी छोटे छोटे पैचेस से शुरू होता है, एंड धीरे धीरे पिगमेंट खत्म हो जाता है, मेलानिन। अब अगर वो बालों के एरिया में होता है तो बाल भी वहाँ वाइट हो जाते हैं, क्योंकि मेलानिन नहीं होता, हम्म, पिगमेंट ही नहीं होता। तो अब ये क्यों होता है? पहले ज़माने में बोला जाता था दैट रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, दही अचार साथ में मत खाना,
यहाँ तक मैं खुद भी बोलूँगी, आज आयुर्वेद में भी बोला जाता है स्मूदीज़ नहीं होती अच्छी होती, क्योंकि दूध और फलों को मिक्स नहीं करते। दो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, मिक्सिंग। बायो फूड कॉम्बिनेशंस जितने आप मिक्स करते हैं ना, जितनी ऐसी मिक्सिंग होती है जो शायद हेल्दी नहीं है या सही नहीं है, ये हार्म करते हैं और हमें समझ नहीं आता। एज ह्यूमंस हम गलती कर जाते हैं। अब वही हम छोले और पूरी और ये सब दही खा रहे होते हैं, एक साथ प्लेट में रख के सब खा लिया, राइट। बट कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं फिश और मिल्क नहीं लेना चाहिए था, उससे ल्यूकोडर्मा होता है। बट मैं ये बोलती हूँ, फर्स्ट जेनेटिक्स। अगर आपके घर में किसी को स्किन एलर्जीज हैं तो आपके बच्चों या आप में आ सकती है। मैंने देखा है, पेरेंट्स को है, बच्चों को आएगी ल्यूकोडर्मा, फर्स्ट साइन। सेकेंड इज it can be aggravated or I would say excited because of wrong food combination, stress, lifestyle. इस सब से हो सकता है। और इवन सर्टन केसेस I've seen, कान खींच के बोल रही हूँ, एंटीबायोटिक्स। कई केसेस में मैंने देखा है एंटीबायोटिक्स ली और उनको ल्यूकोडर्मा शुरू हो गया, और फिर वो ल्यूकोडर्मा ठीक होता है, उसको भी टाइम लगता है। आई रिमेंबर हमने केस हिस्ट्री ली, मैंने कहा आपको क्यों हुआ था, क्या? कहते कोई हिस्ट्री नहीं है मेरी फैमिली में ल्यूकोडर्मा की, कहीं आसपास नहीं है, और ना मैंने कुछ ऐसा खाया है। कहते मैं बहुत कॉन्शियस हूँ। मैंने कहा क्या किया था? सिर्फ एंटीबायोटिक्स ली थी, उसके बाद ही शुरू हो गया। कई बार एंटीबायोटिक्स छेड़ देती हैं। क्यों एंटीबायोटिक्स छेड़ती हैं? एंटीबायोटिक्स का नॉर्मल टर्म है कि ये आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देगी। अब वो थोड़ी बताती है गुड और बैड में डिफरेंस। वो गुड को भी, बैड को भी ख़त्म करती है और गुड को भी ख़त्म करती है। हमारी स्किन में ना बैक्टीरिया होता है जो आपको दिखता नहीं है, बट ये गुड बैक्टीरिया होता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। आप जितने इसमें एक्टिव्स लगाते हैं, जितनी ऐसी हार्मफुल चीज़ें लगाते हैं, बैक्टीरिया ख़त्म होते जाता है। सो थिंक ऑफ मोर केमिकल ट्रीटमेंट्स, थिंक ऑफ बैक्टीरिया गेटिंग ओवर। बट गुड बैक्टीरिया कहाँ आता है? कोकोनट ऑयल में। सबसे अच्छा बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है कोकोनट ऑयल में। ये गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी स्किन पे होते हैं और हमारे गट में होते हैं। गुड बैक्टीरिया कहते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं, हमारी होम्योपैथी में भी कहते हैं कि हमारा गट सबसे बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना, माइंड गट एक्सिस, गट से ही सारी बीमारियां आती हैं। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, आपके गट के सारे गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, आउट। गुड बैक्टीरिया आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, प्रोटेक्शन ख़त्म, इम्यूनिटी ख़त्म। दैट इज़ वाई जब भी मेरे पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं सोराइसिस, एक्जिमा, साइनसाइटिस का, मैंने कहा कुछ भी ले लो, आपको बीच बीच में अगर सिट्रिजन भी लेनी होती है, एक्यूट अटैक पड़ गया, नहीं कंट्रोल हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, आपको लेनी है ले लो, सिट्रिजन लेनी है ले लो, कुछ ऐसा कोल्ड एंड फ्लू ले लो, एंटीबायोटिक्स मत लेना। एंड प्रॉब्लम इज़ फनीली, सारे डॉक्टर्स, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बैक्टीरियल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स देने का मतलब बनता है वायरल डिजीजेस में एंटीबायोटिक्स। कोविड के टाइम पे पता है कितनी एंटीबायोटिक्स बिकी है? वायरल था, वायरस था एक कोविड, कोविशील्ड वायरस। जितनी एंटीबायोटिक्स उस टाइम पे बिकी है ना, हद है। इट वाज जस्ट द बिगेस्ट होक्स। people were automatically taking antibiotics. That was the worst part. यहाँ डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। People themselves went to the shop, took antibiotics, ये ले लो, ये दे दो, and they took it विदाउट रियलाइजिंग कि उनका इम्यून सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उस टाइम बौखलाए हुए थे ना सब, किसी को समझ ही नहीं आ रही थी करना क्या। काढ़े पिए, आर्सेनिक एल्बम खाए होम्योपैथी में या एलोपैथी की वजह, समझ ही नहीं आ रहा था। ओके, उस केस में क्या होगा कि अगर आप बहुत लॉन्गर टर्म तक एंटीबायोटिक या एलोपैथी यूज कर रहे हो, साइड इफेक्ट्स आते हैं। और व्हाट मैंने काइंड ऑफ देखा है आते हैं। साइड इफेक्ट्स? पहले तो आपका इम्यून सिस्टम वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि आप जितने गट बैक्टीरिया को खत्म करोगे, यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो योर गट बैक्टीरिया विल डेफिनेटली गेट रूइंड, इम्यूनिटी खत्म होगी, न्यू डिजीजेस आनी शुरू हो जाएंगी। आज मैं इस चीज़ से बीमार पड़ रही हूँ, कल मैं किसी और चीज़ से बीमार पड़ूंगी। आज मुझे पेट दर्द, कॉलिक हो रहा है, कल मुझे आर्थराइटिस शुरू हो रहा है। मैंने देखा है ये, और मैंने उन लोगों में ज़्यादा देखा है जिनने एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स बहुत खाए हैं। मैं खुद का फैमिली का एग्जाम्पल बता देती हूँ। आई हैड एन अंकल एंड ही वॉज नॉट इन टू होम्योपैथी, और हम फैमिली होम्योपैथी से आती है, तो हमने उनको बहुत बोला होम्योपैथी ले लो। कहते नहीं नहीं नहीं, एक्जिमा के लिए ले ली, एक्जिमा ठीक कर दिया हमने उनका, बट ही सेड नहीं नहीं, सर दर्द हो रहा है, मैं तो लूँगा ही मेरी पेन किलर। एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही वॉज वेरी क्लोज टू मी, इज़ नो मोर। एंड आई रिमेंबर जितनी एंटीबायोटिक्स और जितना पेन किलर उन्होंने लिया है और जितना उन्होंने सफ़र किया है ना, बहुत ज़्यादा था। उनको जितना पेन किलर ले लो, उनका सर दर्द जाता ही नहीं था, उनको रोज़ सर दर्द होता था, क्योंकि हम रूट कॉज पे आ ही नहीं रहे। परम को 5 mg चाहिए, कल 10 चाहिए होगी, 10 चाहिए, राइट, फिर 15 चाहिए, फिर सो यू ऑल्सो हैव टू नो। उनके पेट की दिक्कत शुरू हो गई, उनने ज़्यादा, आई स्टिल रिमेंबर, उनने हार्ट की मेडिसिन खानी शुरू करी, उनकी किडनीज में इम्पैक्ट पड़ गया। सो साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं परम।
आप कोई भी क्लासिफाइड गुड एलोपैथी डॉक्टर से पूछिए, उनका पहला स्टेप ये होना चाहिए, गुड जीपी जनरल प्रैक्टिशनर एलोपैथी डॉक्टर पहले आपको बोलेगा जाओ जाके एक्सरसाइज करो और जाओ जाके अपना खाना पीना ठीक करो। अगर कोई भी गुड एलोपैथी डॉक्टर आपको पहले ही एंटीबायोटिक्स दे देता है और पहले ही आपको डोज पे डाल देता है तो वो गलत है। मैंने कई ऐसे बहुत ही अच्छे एलोपैथी डॉक्टर्स देखे हैं जो एक्चुअल में आपको डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज बताते हैं, फिर बोलते हैं कि आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। ओके। एक कॉमन सवाल है, मतलब ये मैंने बहुत जगह पे देखा है, लेकिन मैं इसका ऑफ कोर्स डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा, बट बिकॉज आपको हर चीज़ का ऑलमोस्ट हर चीज़ पता है। जो हार्ट डिजीज आज की डेट में हो रही है, लाइक 30 साल 28 साल 32 साल के बंदों को भी हार्ट डिजीज हो रही है, हाँ, उसके पीछे का आपको रीजन क्या समझ आता है? the biggest reason of heart attacks or heart problems increasing today in our generation is because lack of exercise, lack of oxygen, lack of exercise. आप एक्सरसाइज करते हो, क्या होता है, आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपकी ब्रेथ रेट बेटर हो जाती है, आप ज़्यादा ब्रीथ करते हो, ऑक्सीजन ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है होल्ड करने की, राइट? दिस इज़ अ गुड फॉर्म, आप ऑक्सीजनेट कर रहे हो अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं, राइट? अभी यही चीज़ हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, हम एक्सरसाइज कर नहीं रहे और हम जंक फूड खा रहे हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा है और हमारे इन्वायरमेंट में दिल्ली बाकी सिटीज़ में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हमें। जितना कम ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में, उतना हमें प्रॉब्लम होती ही होती है। एंड हार्ट प्रॉब्लम ना जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, बट इट इज़ एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। हार्ट की यहाँ सिर्फ दिक्कत नहीं है, इट्स द होल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट, लाइक इट्स द होल पल्मोनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपकी वेन्स, आपकी आर्टरी सब इंटरकनेक्टेड है। तो जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज वी आर नॉट मूविंग इनफ, वी आर नॉट ऑक्सीजनेटिंग एंड वी आर नॉट ईटिंग राइट। और इसमें स्लीप की कितनी इंपॉर्टेंस है? 100%। बिकॉज ये 100%। ये भी प्रॉब्लम ना आज की डेट में है कि किसी को स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, और सही किसी को एक नहीं, सबको। सबको, हाँ, मतलब हाँ, नहीं, मुझे नहीं है वैसे, हाँ। नहीं बता। ठीक है। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि तुझे को स्लीप डिसऑर्डर डिसऑर्डर है। हाँ, हाँ, आप 10 बंदों को खड़े करके ना पूछो, 9 बंदे कहेंगे यार मैं टाइम से सो ही नहीं पाता, हाँ, या नींद नहीं आती। नींद नहीं आती, या सोता हूँ तो मेरा दिमाग एक्टिव रहता है। हाँ। स्ट्रेस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्लीपलेसनेस टुडे। जितना स्ट्रेस होएगा उतना माइंड ओवर एक्टिव होएगा, उतना ज़्यादा स्लीपलेसनेस होती है, नींद नहीं आती टाइम पे। और ये कैसे पता करे कि हम स्ट्रेस में हैं? आप अपने सिम्टम्स नोट करो। टॉप 3 सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस फॉर यू शुड बी कि आप कॉन्स्टेंटली एनजाइटी में हो, आपको हर चीज़ की घबराहट है, एक बेचैनी है। दैट शुड बी द फर्स्ट इंडिकेशन कि मैं हर चीज़ हरिडली कर रहा हूँ, मेरे को शांति नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको नींद नहीं आ रही और आपके गट में प्रॉब्लम है। गट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, इट्स इन्फ्लुएंस बाय द माइंड। सो कई बार स्ट्रेस होता है, आपका गट भी थ्रो ऑफ करता है, एंड ऑफ कोर्स आपको नींद नहीं आती। ओवर थिंकिंग बहुत प्रोमिनेंट होती है, aggravated by night watching of screens and reels, of course. Third symptom मैं बोलूँगी of stress would be कि किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही, मन नहीं लग रहा, एंड दैट्स वन और रीज़न जो मैं देखती हूँ हर पेशेंट। ये 3 तो मुझे कॉमन मिलते ही मिलते हैं। एंड अब मैं क्या देती हूँ, मैं खुद सच्ची बोलूँगी परम, एज अ डॉक्टर, एज somebody who's running businesses, as a young person of today's generation like you and I, हम सबको स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस से भाग नहीं सकते। अगर मैं आपको बोलूँ जाओ हिमाचल चले जाओ, वहाँ पे जाके संन्यास ले लो, आप बोलोगे आप पागल हो। नहीं, मैं ही बोल सकती मैं आपको ये, मैं किसी को नहीं बोल सकती है, बिकॉज हमें भी लाइफ में नीड्स ज़्यादा हो गई हैं। जो शायद हम नीड्स कम होती थी पहले लाइफ में, एक टी शर्ट एक पैंट में काम चल जाता था, आज सबको सब कुछ चाहिए। आज सबको वो प्राइवेट जेट चाहिए, वो ड्रेस चाहिए जो किसी सेलिब्रिटी ने पहनी है, वो इन्फ्लुएंसर की लाइफ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। हमारी नीड्स ऑफ लाइफ बहुत बढ़ गई हैं। नीड्स ऑफ लाइफ जितनी बढ़ती है, स्ट्रेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। लाइफ में ब्रेक कितना जरूरी है? लाइफ में ब्रेक बहुत ज़रूरी है। आप पहले की लाइफस्टाइल देखो, आप अभी भी हिमाचल चले जाओ, उनका भले ही दे माइट बी अर्निंग लेस एंड दे माइट बी अर्निंग जस्ट इनफ, बट सच्ची बताऊँ उनकी क्वालिटी अच्छी है अपने से, वो ऑक्सीजन अच्छा लेते हैं, उनकी फिजिकल मूवमेंट कितनी है, कितना चल रहे हैं ये लोग ऊपर नीचे। और गाय घर पे, तो डेयरी वगैरह सब घर का, प्रोसेस्ड ही नहीं है, कुछ बाहर का ही नहीं है, अच्छा है सब कुछ। खेती अपनी खुद की है, फर्टिलाइजर उनको अच्छे से पता है कौन सा डाल रहे हैं, कौन सा अपने खाने में क्या पेस्टिसाइड नहीं डलता, क्या डलता है, उनके खेत उनके खुद के हैं। इस चीज़ से तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज हम तो गांव के ही है ना। गांव में क्या था, अगर मैं उसकी हेयर फॉल की बात करूँ,
मेरे पापा के आज भी पूरे एकदम बिल्कुल मेरे एक आधा हेयर कम होगा, उनके नहीं है, पूरे कंप्लीट हेयर है। सोचो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत फर्क आता है इन चीजों का। मैंने देखा है हेयर फॉल में भी सबसे बड़े फैक्टर्स जो हैं वो है नींद ना लेना, लाइक प्रॉपर नींद ना हम्म। होना पूरी रात को। सेकंड, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। थर्ड, फूड हैबिट्स और डाइट बहुत ख़राब है, राइट। फोर्थ, केमिकल ट्रीटमेंट्स। आजकल बड़ा जो फैशन चला हुआ है ना, केमिकल ट्रीटमेंट्स। मैंने आज ये सीरम यूज़ किया, कल मैं ये एक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, परसों मैं ये करूँगा, मैं ये जेल लगाऊंगा, फिर मैं ये ट्रीटमेंट के लिए जाऊँगा। इट्स टू मच। हमारी जनरेशन ऑब्सेस्ड है, परम ऑब्सेस्ड है टू ट्राई एवरीथिंग। आपने देखा है कंज्यूमरिज्म कितना बढ़ गया हमारे देश में। हर बंदे को कोई नया ब्रांड चाहिए, अब वो काम करे ना करे, कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है। कर्टेसी टू द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, they have influenced all of us and they've done a very good job in it, Param. We have to give it to them. They've done a very good job. बट नो नो बट यहाँ पे कंज्यूमर को तो चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, मतलब ही कैन नॉट बी सेलेक्टेड वन की भैया चलो मैं एक चीज पे इस पे ही रहूंगा और इसी को मैं भी यूज करूंगा। कंज्यूमर चूज कर ही नहीं पा रहा, उसको चॉइस करवाया गया है। सो कंज्यूमर्स आर नॉट चूजिंग, कंज्यूमर्स आर ओवर कंज्यूमिंग। वो चूज नहीं कर रहे, वो ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। आज आपकी सेल लगती है, 4 चीज़ें तो होंगी सेल पे, जो आपको घर पे आएंगी। फिर किसी और वेबसाइट पे सेल लगेगी, फिर आप जाके वहाँ से लोगे 4 चीज़ें। अब वो शेल्फ पे पड़ी तो नहीं रहेंगी, लगाओगे भी तो सही ना। अब लगाओगे 4 चीज़ें, 8 चीज़ें लगाओगे, कोई रिएक्शन तो होएगा ना कोई घपला तो होएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, जो पहले लोग एक प्रोडक्ट लगाते थे, मुझे याद है कौन से बचपने में मेरी मदर ने सीरम लगाए हैं। कभी मेरी मदर ने सीरम नहीं लगाए, रात को ऑयल लगा के मैक्सिमम वो सो जाते थे। शी इज़ नेवर पुट सीरम्स एंड आई हैव नॉट ग्रोन अप विद दैट ऑल्सो। तो मेरे को तो आज इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है मार्केट में, क्योंकि हर कंपनी की सीरम लॉन्चेस हैं। सो सिंपल स्किन केयर तो है ही नहीं आजकल, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। क्योंकि सबको सब चीज़ बेचनी भी तो है, पैसे कैसे कमाएंगे। अच्छा, आप इस चीज से एग्री करते हो? जैसे हम जैसे घर में कुछ कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं बालों के लिए। अच्छा, रेमेडीज पे मैं पहले बाद में आता हूँ। मैं आपसे ना 2-3 चीजें पूछ रही हूँ। जैसे अभी जो न्यू एजर्स मतलब लाइक टीनेजर्स है, लाइक 22-23 साल, उनकी ना हेयर लाइन भी जा रही है, हाँ, ठीक है, पीछे हो रही है बिल्कुल। बाल बहुत ग्रे हो रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो इसके पीछे क्या रीजन, मतलब इतनी कम उम्र में ये सब फैक्टर आना, मतलब उसके पीछे का क्या लॉजिक लगता है आपको? हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग, इन दोनों के कारण कहीं ना कहीं होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये एक इम्बैलेंस होता है हमारी बॉडी में ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो हमें फलों से मिलते हैं, हरी सब्जियों से मिलते हैं, हर चीज़ में, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, चेरी, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, फ्रूट्स एंड नट्स, पपाया, स्पिनच, बेल का जो फल होता है, सब से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। बट हम खाते क्या हैं? हम कितना खाते हैं ये सब? कितनी कम क्वांटिटी में और कितना प्रोसेस कर करके, ओवर कुक कर करके खाते हैं, राइट। जितना हम ये करते हैं उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल नीचे गिरा, फ्री रेडिकल डैमेज शुरू हुआ, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण क्यों है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग और कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल का? बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। और ये ना एक नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको बंद नहीं कर सकते, बट आप इसको कम कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट्स लेके। तो आप अपनी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग, हेयर फॉल कम कर सकते हो अगर आप अच्छा खाना पीना लो। स्पिनच, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, योर पपाया, योर स्वीट पोटैटो जो शकरकंदी होती है अपनी, और इवन ब्रिंजल। जितनी नॉर्मल डाइट पे जाओगे ना, सात्विक जिसको कहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके, उतना ही आप ठीक होगे। सेकेंड, आई टेल ऑल माई पेशेंट्स दिस एंड आई प्रिस्क्राइब इट ऑल्सो। एक फॉर्मुलेशन है जो मैं बता रही थी, मैंने हेयर रिवाइवर बनाया था, पर अब मैंने अपने खुद के ऊपर ट्राई किया था। मेरी खुद की नीड थी कि मेरे पास यहाँ पे आगे बाल नहीं थे, छोटे छोटे जो बाल हैं ना, ये मेरे पास थे नहीं, एंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई वॉज इन नीड कि मैं अपने बाल कैसे उगाऊँ। एंड मैं होम्योपैथी में ग्रो अप हुई हूँ, मुझे पता है ये क्या सिस्टम है, तो मैं अपने लिए क्यों खुद नहीं बना सकती। तो मैंने अपनी फॉर्मुलेशन बना दी, फिर मैंने अपने ऊपर ट्राई करी, मेरे तो बाल उग गए, यहाँ पे उग गए, आगे पीछे उग गए। आप ये कह रहे हो कि हेयर ग्रोथ पॉसिबल है विद होम्योपैथी। हाँ, इंटरेस्टिंग। मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊंगी परम। एंड सिर्फ हर्ब्स हैं, कुछ और नहीं है। रोजमेरी, जबरंडी, आर्निका, सिंकोना, यही 4-5 हर्ब्स हैं जिनको लेके हमने वो स्प्रे बनाया है। वो ऑयली भी नहीं है, स्टिकी भी नहीं है। मैंने सब केसेस में दिया है। मैंने पीसीओडी में दिया है, मैंने हेयर फॉल में दिया है, नॉर्मल हेयर फॉल, मैंने हार्मोन रिलेटेड हेयर फॉल में दिया है, मेन में, सब में काम करता है। हेयर फॉल तो रुक जाता है और हेयर ग्रोथ भी हो जाती है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ एवरी डे।
मैं तो बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरी पूरी टीम यूज़ कर रही है। आई नो माई पेशेंट्स। कल किसी ने कॉल किया, कहते मैम मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, मैंने आपके कहने पे किया, मुझे इचिंग और डैंड्रफ था, मेरा वो भी चला गया और मेरी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग भी रिड्यूस हो गई। तो मैंने कल नहीं बट मैंने बहुत पहले रिसर्च किया, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग और हेयर रिवाइवर का क्या रिलेशन है। आपको पता है ये सारी हर्ब्स होती हैं जो जो जड़ी बूटियाँ जो हमने इसमें डाली हैं या आपको बाहर भी मिल जाती हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी होती हैं। रोज़मेरी के अंदर जो रोज़मेरिनिक एसिड होता है, जबरंडी के अंदर जो जबरंडिन होता है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट कहीं ना कहीं जाके एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रोसेस क्रिएट करता है आपकी बॉडी में, और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके ये एंटी इन्फ्लेमेटोरी रिएक्शन होता है, जो कहीं ना कहीं आपके बाल गिरने से या बचाता है, और ऑफ कोर्स आपको हेयर ग्रोथ भी देता है, बिकॉज दे आर जस्ट एक्सटर्नल न्यूट्रिशन विद हर्ब्स। अनलाइक एक्टिव्स, ये प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस भी नहीं है कि जी आज छोड़ दो और फिर कॉन्स्टेंटली बाल गिरेंगे, नहीं। ये ऐसा फॉर्मुलेशन है, आज आपने यूज़ किया, बाल ग्रो किए, हेयर फॉल स्टॉप हुआ, ठीक है, न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल ठीक करो, सब कुछ ठीक करो, छोड़ सकते हो, बाल सही रहेंगे। और कितने तरह का हेयर फॉल होता है? बिकॉज अभी आपने 2-3 बताए बहुत। ना, तो वही मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस, एलोपेशिया। एलोपेशिया के भी बहुत टाइप्स होते हैं, एलोपेशिया एरियाटा, टोटालिस, बहुत टाइप्स, यूनिवर्सैलिस, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एंड मेल फीमेल में जब आप बात करेंगे है, और फिर फ्रंट पैटर्न हेयर लॉस, लाइक बहुत हेयर लॉसेस के टाइप हैं, बट ये जो मेन मुझे दिखते हैं क्लिनिक में ये हैं। मेल में क्या होता है, बाल यहाँ से जाते हैं, यहाँ क्राउन एरिया से जाते हैं, आपने देखा होगा अंकल्स के बाल फिर यहाँ रह जाते हैं और नीचे रह जाते हैं। फीमेल में क्या होता है, डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस होता है, यहाँ से थिनिंग शुरू हो जाती है, उनकी जो मांग होती है ना, वो यहाँ पे पतले होने शुरू हो जाती है और स्कैल्प दिखना शुरू हो जाता है। एलोपेशिया एरियाटा में एक एरिया से बाल पूरे के पूरे चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता। हाँ नहीं पता लगता। धीरे-धीरे ऐसे देखते हैं तब पता लगता है सारे बाल उड़ गए। हाँ, और एलोपेशिया टोटालिस, यूनिवर्सैलिस में भी ऐसा ही होता है, जब यूनिवर्सैलिस से तो कहीं पे भी बाल नहीं होते बॉडी में, आईब्रोज पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। सो ऐसी भी डिजीजेज हैं, हेयर लॉस सिर्फ इस टाइप का नहीं है। एक और कॉमन बताऊंगी हेयर लॉस, ट्रैक्शन एलोपेशिया, बहुत कॉमन है फीमेल्स में, बहुत कॉमन, और मेंस में भी मैं तो बोलूँगी। ट्रैक्शन एलोपेशिया कुड बी दी मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलोपेशिया टुडे। क्यों? ट्रैक्शन का मतलब क्या है, मैं बाल खींच रही हूँ, जैसे ही मैं बाल खींचूंगी अपने पीछे की तरफ, रोज़ जो बच्चों में बाल भी बनाया जाता है, जितने मैं बाल यहाँ से खींचूंगी ना, बाल यहाँ पे ग्रोथ उतनी कम होती जाएगी, और जितने मैं खींचूंगी और पीछे खींच के बनाऊंगी बाल, यहाँ पे जो ग्रोथ है वो टूट भी जाएगी, एक वो टूट जाएगी और दूसरी जो रीग्रोथ आ भी रही है वो आएगी ही नहीं। हेयर की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, अगर आप अपने बाल ना पीछे 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 रखते जाते हो, आपकी हेयर लाइन भी एक्सीड तो होती है। पीछे ही निकल तो लेते हैं। मैं यही हाँ। बोलती, पीछे निकल लेते हैं। तो मैं हाँ। सबको मेंस में भी बोलती हूँ जिनको फ्रंटल हेयर लाइन प्रॉब्लम होती है ना, मैं उनको यही बोलती हूँ, प्लीज़ अपने बाल आगे की तरफ कंघी करने की कोशिश करो, पीछे की तरफ मत करो। कहते हैं क्यों? डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीरम लगाओ, आपको जो लगाना है लगाओ, यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ। पीछे की तरफ, मैं एक छोटा सा बाल यहाँ आया, मैं उसको पीछे की तरफ खींचूँ, खींच के रखूँ, वो टिकेगा नहीं ना, बाल टूट जाएगा। डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई अभी फीमेल्स में तो बहुत कॉमन है, आपको बोला जाता है घरों में कि अपनी ना पार्टीशन चेंज करा करो, हमेशा एक पार्टीशन मत लगाया करो, फीमेल्स में बोला जाता है, क्योंकि जो पार्टीशन शुरू करते हो ना, वहाँ से फिर हेयर लॉस शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग, मैं हमेशा बोलती हूँ, चेंज योर पार्टीशन एवरी टाइम। इफ यू मेकिंग हेयर, हमेशा ऐसे करके अपने बाल डिफरेंट तरीके से टाई करो, लूज टाई करो। आपको याद है पहले ज़माने में जब मम्मीज़ और दादीज़ बाल बनाते थे, वो चोटी बना के लूज रात को बहनों की, या आपने आसपास देखा होगा, सो जाते थे। क्यों? बाल प्रोटेक्ट होते हैं उससे। जितने लूज आप बाल ब्रेड करोगे, जितने टाइट करोगे, उतने बाल खिंचेंगे और बाल टूटेंगे। जितने लूजली आप ब्रेड करोगे, उतने आपके बाल प्रोटेक्ट होंगे। अभी जैसे आपने बात करी ना कि पुराने टाइम पे हमारी मदर एंड सिस्टर्स वो चोटी बना के सो जाती थी, उस समय के कुछ रेमेडीज ना आज भी चले आ रहे हैं। अब ये मिथ है या क्या है वो आप बताओगे। जैसे ऑनियन ऑनियन में कोकोनट ऑयल मिला लिया, ठीक है, या एग्स लगा लिए, ठीक है, या शैम्पू भी कहते हैं ना, बियर से बाल वॉश कर लो उससे बड़े अच्छे हो जाएंगे। ये काम करता है? काम करता है नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करते हो, कितना यूज़ करते हो, हाउ फ्रीक्वेंटली। पर ये होम रेमेडीज़ कुड बी द मोस्ट नेचुरल वे फॉर अस टू गिव न्यूट्रिशन टू आवर हेयर। ये तो बात है।
अब कैसे आप बोलोगे कैसे न्यूट्रिशन जा रहा है मेरे बालों को, मेरे बाल तो डेड प्रोटीन है, केराटिन है बाय द एंड ऑफ इट, सेल जो है इसका केराटिन है, तो इसमें कैसे प्रोटीन जा रहा है, तो डेड है वो, तो मैं खा खा के प्रोटीन पाउडर से भी ले सकता हूँ, नहीं, ये गेम चेंजर है। सो हमारी होम्योपैथी में ना एक बोला जाता है कि दवाई या कोई भी चीज़ लेने का सिर्फ एक रूट नहीं होता, इट इज़ ऑल्सो ऑन स्किन, इट इज़ ऑल्सो थ्रू स्किन, 7 लेयर डीप जाता है कोई भी चीज़ जो आप अप्लाई करो। दैट इज़ वाई प्रेगनेंसी में बोलते हैं रेटिनॉल मत यूज़ करो, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, है ना। और भी चीज़ें प्रेगनेंसी में तो बहुत ही केयरफुल आपको होना पड़ता है, आपके खाने पीने पे, आपकी मेडिसिन, आप क्या स्किन केयर यूज़ कर रहे हो, टू बी वेरी केयरफुल, एंड बिकॉज बच्चों को हार्म नहीं होना चाहिए, मेडिसिन, दैट्स वाई होम्योपैथी वर्क्स वेरी वेल इन प्रेगनेंसी, बिकॉज सेफ होती है। एंड जब आप बात करते हो पुराने रेमेडीज़ की, अनियन में सल्फ़र होता है, सल्फ़र इज़ अ गुड प्रोटेक्टेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द हेयर। यहाँ तक कि अनियन में कहीं ऐसी स्टडीज़ करी गई हैं जो बताया है एलोपेशिया में भी अनियन जूस जो रॉ ग्राइंड किया गया, मैं शैम्पूज कंडीशनर जिसमें अनियन एक एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, उसकी गारंटी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ जो आपका अनियन जूस है जो आपने प्रॉपर्ली घिसा और घर में लिया, उस जूस में भी न्यूट्रिशन पावर्स होती हैं, यस। एंड वो न्यूट्रिशन व्हेन अप्लाइड विद कोकोनट ऑयल ऑन योर स्कैल्प कैन गिव यू गुड न्यूट्रिशन ऑन योर स्कैल्प। आपका स्कैल्प भी तो स्किन ही है ना, कहीं ना कहीं स्किन ही है ना, उसके ऊपर से बस बाल उग रहे हैं। स्किन में आप जितना न्यूट्रिशन दोगे उतना आपकी स्किन निखरेगी, आपके स्कैल्प पे आप जितना न्यूट्रिशन दोगे उतना ही आपकी स्कैल्प ग्रोथ बेटर होती है। कहते हैं ना, एक कहावत है, जिस चीज़ की कदर करते हो वो हमेशा लाइफ में बढ़ता है, जिसकी चीज़ की कदर नहीं करते वो कभी नहीं बढ़ता, चाहे वो रिश्ता हो, आपका स्किन केयर हो या आपका हेयर केयर हो, यू नो। सो दैट्स डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन सी। एंड दूसरी, अंडे, अंडे क्या है, द रिचेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, कहीं ना कहीं तो प्रोटीन है, वो एक बच्चा है बट वो अनडेवलप्ड, बिकॉज हमने इंजेक्शन दे दिया, अनडेवलप्ड है, बट इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन and for a non-vegetarian. So if you take that protein and you apply it with the dahi, it is very very good. Dahi is natural in lactic acid and this is natural in protein. Apply it on your scalp. मैं तो कहती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, आई हैव ग्रोन अप अराउंड दिस परम, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती यहाँ पे आके, मैंने लाइफ लॉन्ग देखा है, मेरी मम्मी ने मेरे साथ किया है, दही अंडा एवरी वीकेंड, फिर बदबू आती थी पूरे संडे मंडे, यू नो, अनियन ऑयल लगाओ उसकी भी बदबू आती थी, आई हैव डन दिस, बट आई हैव सीन मेरे बाल उस टाइम पे जितने अच्छे थे ना, एंड जितने अच्छा न्यूट्रिशन उनमें था। ये होम रेमेडीज़ आर एक्सीलेंट। टर्मरिक मास्क, आज एक लड़की देख लो जिसको टैनिंग होती है, वो घर जाके टर्मरिक और आटा और दही इनको मिक्स ना करे, वो करेगी, मैं तो कहती हूँ उसमें थोड़ा सा दही वाला पानी भी डाल दो। आपको पता है जो दही वाला पानी होता है वो एक्चुअल में इज़ अ फॉर्म ऑफ वे, जो दही को जमाते हैं ना, उसका जो पानी होता है, डोंट थ्रो दैट वाटर, इट्स गुड फॉर यू, हैव दैट वाटर, इट्स अ फॉर्म ऑफ वे ओनली, कहीं ना कहीं। ओके, या सो हम जो बाहर से वे प्रोटीन्स ले रहे हैं, कहीं ना कहीं यू कैन ट्राई दिस, यू कैन रियली रियली ट्राई दिस। आपका प्रोटीन्स पे क्या है ठीक है, बिकॉज एक आर्टिकल और मैंने रीड किया था, हमारे इंडिया के आई थिंक 36 प्रोटीन ब्रांड्स थे उसके अंदर, जिसमें से मैक्सिमम लाइक क्लोज टू 70 और मे बी 80% वॉज, जिनके अंदर इतनी सारी चीज़ें पाई गई हैं जो कि हमको हार्ट डिजीज़ भी करेगी, फैटी लीवर भी करेगी, हाइपरटेंशन भी करेगी। इस पे आपका क्या ठीक है? मैं सच्ची बताती हूँ परम 10 से 15 साल पहले जो ब्रांड्स थे ना, जो शायद हम जब शुरू ही कर रहे होंगे इस इंडस्ट्री में आना या देखना कि क्या है हमारे लिए क्या नहीं है, वी वर ऑलमोस्ट अडल्ट, वी वर सीइंग व्हाट इज़ हेल्थ फॉर अस। 15 से 20 साल पहले जो ब्रांड्स लॉन्च हुए थे, शायद वो इस स्टडी में भी आज हैं। क्या हुआ था ना, 15 से 20 साल पहले प्रोटीन पाउडर का डेफिनेशन बहुत अलग था। आपने कभी 15-20 साल पहले बॉडी बिल्डर और प्रोटीन पाउडर सुना एक लाइन में, एक सेंटेंस में? नहीं। पहले प्रोटीन पाउडर परम यूज़ होता था बच्चों को वेट गेन करने के लिए। सो पहले का जो प्रोटीन पाउडर होता था ना, जो डॉक्टर देते थे, वो वेट गेनिंग पाउडर होता था, बिकॉज उस टाइम नॉर्म था कि प्रोटीन पाउडर दे दो बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी, प्रोटीन पाउडर दे दो बच्चे का वेट बढ़ जाएगा, यू नो, हेल्दी हो जाएगा बच्चा। दिस वॉज मेड टू गिव चब्बीनेस, more healthiness, and healthiness in the name of healthiness, I would say more chubbiness and more kind of weight to the child, जो underweight बच्चे होते थे, because हमारी पहले टाइम पे ये होता था। उसकी वजह से उनकी फॉर्मुलेशंस में शुगर कंटेंट हाई था।
अब परम वो गलत तो नहीं है ना, हम्म। मैन्युफैक्चरर्स वही बनाते हैं जो आपकी सोसाइटी की नीड होती है, वो कभी भी वो चीज़ नहीं बनाएंगे जो सोसाइटी की नीड नहीं होएगी, ऑब्वियसली उनको अपना बिजनेस रन करना है। पर हम देखो हमारे लिए बहुत ईजी है किसी भी मैन्युफैक्चरर को बोलना तुम बकवास हो, तुम गलत हो। रिसर्चेस जितनी भी करी जाए कि ये हार्मफुल है, ये नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आप खुद नोट करो 20 साल पहले जो प्रोटीन पाउडर था वो एक वेट गेनर था। प्रोटीन पाउडर जिम के लिए वो नहीं था। आज प्रोटीन पाउडर्स हैं जिम के लिए। लास्ट 5-6 साल में आप देखोगे प्रोटीन पाउडर्स जिम के लिए एक्टिव हुए हैं, क्योंकि लोगों ने जिम जाना शुरू किया। दे वांट दैट बॉडी, राइट? दे सी अ फ्यू फिल्म स्टार्स एंड दे वांट दैट बॉडी। आई हैव नेवर सीन, मैं अगर 15-16 साल की होंगी, मैंने कभी नहीं सुना मेरे को सलमान खान जैसी बॉडी चाहिए, मैं प्रोटीन पाउडर लूँगा। मैंने कभी सुना ही नहीं। हाँ, मैंने ये सुना है मेरे को रणवीर सिंह जैसी बॉडी चाहिए, मैं प्रोटीन पाउडर लूँगा, क्योंकि अब जनरेशन अलग है। सलमान खान की बॉडी के टाइम पे हमने कभी बोला नहीं। मुझे अभी तक याद है सलमान खान के टाइम पे लोग जाते थे, मूवीज़ पे जाते थे, बोलते थे यार ये ना नॉनवेज अच्छा खाता है तभी इसकी बॉडी है, मैं भी नॉनवेज खाऊंगा। किसी ने बोला था उस टाइम प्रोटीन पाउडर का? नहीं, क्योंकि उस टाइम प्रोटीन पाउडर्स बन रहे थे वेट गेनर्स, और उसमें शुगर नेसेसरी है। शुगर नहीं डालोगे वेट गेन नहीं होगा। और बच्चों को तो अगर हेल्दी और चबी बनाना है तो वेट गेनर्स के लिए शुगर उसमें होती थी। अब क्या वो गलत थे? क्या वो कम्प्लीटली गलत थे? यहाँ पे मैं बोलूँगी शायद नहीं परम, क्योंकि उन्होंने वही बनाया जो हमारी सोसाइटी ने मांगा। आज सोसाइटी वोक हो गई है, वोक, बिल्कुल हमें हर इंग्रेडिएंट परफेक्ट चाहिए, राइट। राइट? हमें ब्राउन ब्रेड में भी वही चीज़ चाहिए, हमें वाइट में भी वही चीज़ चाहिए जो वी थिंक इज़ हेल्दी। Today's society is reading labels thanks to a lot of movements. But just because you're reading labels today doesn't mean what existed before you was completely non-ethical. No, it was mentioned in the ingredients before also. And you were using it for different purposes. आज भी मेरे पास पेशेंट आते हैं परम जो बोलते हैं मुझे वेट गेनर्स दे दो प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में, और उनको दिया जाता है क्योंकि उनको वेट गेनर की ज़रूरत है बच्चों को, तो उनको दिया जाता है। पर अब आप बात कर रहे हो कि मैंने जो आज के प्रोटीन पाउडर्स देखे उनमें सब में ऐसी चीज़ें हैं जो लिवर किडनी को डैमेज कर रही हैं। अगर आप अपना न्यूट्रिशन प्रोफाइल नहीं स्टडी करते हो किसी भी चीज़ का या किसी भी प्रोडक्ट का, ये आपके लिए डैमेज है। ब्राउन ब्रेड नाम की ब्राउन ब्रेड है आपकी जो मार्केट में है, क्यों? आप लेबल खुद पढ़ना, उसमें कलर के नाम पे ब्राउन डाला गया है, बनती तो मैदे से ही है। मल्टीग्रेन में कितना मल्टीग्रेन है? एंड सेम विद ब्राउन शुगर। सर ब्राउन शुगर इज द बिगेस्ट मिथ, मैं तो खुद कहती हूँ। ब्राउन शुगर अगर आपके घर में है, वही चीनी जैसा टेस्ट, वही चीनी जैसा आसार, छोटी छोटी स्क्वायर वाली, वही है ना। इससे बेटर है आप देसी खांड लीजिए और आप जैगरी लीजिए। पर यहाँ पे कैच है, जो आपकी वाइट शुगर होती है ये बनती सब ब्राउन वाइट सब शुगर केन से ही बनती है। प्रॉब्लम कहाँ आती है हमारे पास? प्रॉब्लम यहाँ आती है जो वाइट शुगर होती है वो सबसे प्रोसेस्ड फॉर्म होती है, तो इसका सारा जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं ना इसके अंदर, जो भी आपको मिनरल्स बॉडी में चाहिए वो नहीं आते। शुगर केन इज सो हेल्दी, लोग गन्ने का जूस पीते हैं तो चीनी कैसे गलत हो सकती है? लोग पूछेंगे ना, ऐसे गलत है क्योंकि चीनी सबसे प्रोसेस होकर एंड फॉर्म में बनती है, और उसमें अगर वो उसका जो एक स्टेज बिफोर वो होता है ब्राउन शुगर, क्योंकि उसको पीला वाइट नहीं किया जा सकता, राइट? तो उसका पहला वाला फॉर्म इज ब्राउन शुगर और उसके बाद वाला फॉर्म इज वाइट शुगर। ब्राउन शुगर इज नॉट completely healthy, but it has a few more minerals compared to white sugar. So you cannot say it's healthy. If you want to have a healthy sugar in your house, have desi khand, have jaggery. These are good sugars to have in your house. बच्चों को जैगरी क्यों देनी चाहिए? आयरन, प्रेगनेंसी में जैगरी कितनी अच्छी होती है, आयरन कितना बढ़ाती है बॉडी में। जिसको अनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, मैं तो सबसे पहले गुड़ देती हूँ, गुड़ चना बहुत अच्छा होता है। बेस्ट है। And what is your take on natural and herbal products, whether it is your hairs, whether it is your skins, or whether it is whatever be you eating, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, एक्चुअल में they are natural or herbal? Natural and herbal are very big terms that today have a very very big industry. And आप जो natural herbal समझ रहे हो, कहीं ना कहीं वो natural herbal पूरी तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक शैम्पू को काउंटर पे रखने के लिए, आप तक आने के लिए कितने स्टेप से गो थ्रू करना पड़ता है। और वही शैम्पू में अगर आप एक हर्ब डालो और आप उसमें एजेंट्स डाल दो, जिसमें फोमिंग एजेंट्स आ गया या कोई और एजेंट आ गया, वो लास्ट करेगा? अगर आप सिर्फ हर्ब डाल दो, वो 6 दिन भी लास्ट करती है? नहीं लास्ट करती ना। आपके घर में फल भी जो लास्ट ना करे ना कुछ टाइम तक या जल्दी जल्दी ख़राब हो जाए, आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि फल ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें जल्दी लास्ट नहीं करती हैं।
सो हाँ, वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, वो लास्ट नहीं करती। एंड जो इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो हम प्रिजर्वेटिव जिसमें डालते हैं, जो बहुत अननेचुरल प्रिजर्वेटिव डालते हैं, बहुत बहुत सालों तक लास्ट करती है, वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। और शैम्पू वही होता है, 3-3 साल की एक्सपायरी में आप कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल ना डालो, कैसे टिकेगा? और हमें चाहिए भी, हमारी बिजनेस साइकिल उस पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि SLS का कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। हम सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं यूज़ करेंगे, SLS इज़ रियली बैड फॉर अस, इट्स रियली बैड फॉर आवर स्कैल्प। आप मुझे बताओ, आपके शैम्पू में मैंने कितने लोगों को देखा है कहते हैं अब हमें SLS वाला यूज़ करना है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बिकॉज लैदर आती है उसमें। SLS फ्री में लैदर नहीं आती, एंड हमें वो क्लीन वॉश चाहिए। आपकी टूथपेस्ट में जो लैदर आ रही है किससे आती है? SLS। अच्छा, शैम्पू के अलावा कुछ ऐसा ऑप्शन है जिससे हम अपना हेड वॉश कर सकते हैं या हेयर वॉश कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारे हेयर पेशेंट्स को जो मेरे हैं उनको यही बोलती हूँ, और जनरल एडवाइस और खुद भी यही करती हूँ, बाल 2 बारी से ज़्यादा हफ्ते में गीले ना करें और धोएं ना। गीले बिकॉज ना करें हाँ, मतलब नहाना तो डेली होता है तो भी नहीं करे? नहीं, इवन इफ़ यू शावरिंग, हेड शावर ले रहे हो, गीले ना करो। रीजन? बिकॉज जितने बाल गीले होते हैं उतने बाल प्रोन टू ब्रेकेज होते हैं। वेट हेयर इक्वल्स ब्रेकेज। जितने आपके बाल गीले हुए, जितना शैम्पू किया, उतने ज़्यादा बाल टूटेंगे। So the right thing for you to do is do shampoo only and only 2 times a week when you actually need it now. So my advice is to be very honest as a normal audience. शैम्पू अगर आपको यूज़ भी करना है, आप वो शैम्पू यूज़ करो जो कहीं ना कहीं थोड़े हर्ब्स के साथ लोडेड हो, थोड़े न्यूट्रिशन उसमें हो, उसके इंग्रेडिएंट्स में। आप हेयर फॉल शैम्पू तो पढ़ लेते हो, आप उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो क्या है? इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। अगर उसमें थोड़ी सी भी 4-5 भी हर्ब्स है ना, यूज़ कर लो, because you know it is even 1% better than using full chemicals. Because Param, if now today I ask you रीठा शिकाकाई मिक्स करके लगाओ, राइट, रोज पाउडर करो, आप करोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, और आप उससे बाल भी नहीं धो पाओगे। परम, दैट्स वाई यू नो आई पर्सनली स्टार्टेड द हेयर रिवाइवर, बिकॉज मुझे लगा यार शैम्पू से बाल नहीं उगते, शैम्पू से क्लेंजिंग होती है, और तेल लगाने से आपके बाल सॉफ्ट रहते हैं और कहीं ना कहीं ब्रेकेज कम होती है। एंड adding more and more herbs in your oil or in your hair reviver will give your scalp nutrition. जिस चीज़ को न्यूट्रिशन मिलती है वो ग्रो करता है, लॉ ऑफ नेचर। कुछ लोगों का मिथ ये भी है कि बालों पे ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब लाइक ऑयल नहीं लगाना मैंने चाहिए आफ्टर बहुत बाथ। लोगों से सुना है ये। क्यों? मतलब ये मिथ है, मतलब क्या है ये, इसके पीछे का क्या लॉजिक आपको लगता है? सबसे मेरे लिए तो बहुत बड़ा मिथ है कि ऑयलिंग मत करो। क्यों? साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयलिंग होती है कोकोनट ऑयल की, हेयर ऑयलिंग सबसे ज़्यादा। साउथ इंडिया से सबसे ज़्यादा बाल एक्सपोर्ट होते हैं बाहर, सबसे ज़्यादा विग्स साउथ इंडिया से बनती है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट हब फॉर विग्स, फॉर नेचुरल हेयर। मैंने साउथ इंडियंस में ना कभी बाल वाइट होते हुए नहीं देखा ज़्यादा जल्दी। आपने देखा होगा उनके बाल जाके देखना, ब्लैक होते हैं बहुत टाइम तक। और साउथ इंडियंस की बेस्ट पार्ट पता है क्या है? सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाते हैं हर चीज़ में, हर चीज़ में। स्ट्रेस तो उनको भी होता होगा, उनके क्यों नहीं होते? स्ट्रेस होता है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है साउथ इंडियंस की। मैं खुद गई, मैंने खुद पूरे साउथ इंडिया में देखा है करते क्या है। मैंने सारे साउथ इंडियंस को जो मेरे साथ काम भी करते हैं, आई वर्क विद देम, देखा, 2-4 चीज़ें नोट करी। अच्छा खाते हैं, नारियल पानी बहुत पीते होगे वो? नारियल पानी, नारियल मलाई, घी। इनके डोसे में तो घी डलता है सबसे अच्छा फैट है, सबसे अच्छा गुड फैट तो घी है। डोसा घी में बनता है, डोसा फर्मेंटेड, विटामिन B12 भी गया। पोड़ी, पोड़ी जिसको कहते हैं, पोड़ी मैंने खाई थी वहाँ पे बैंगलोर में, वो रामेश्वरम में आई हैड पोड़ी इडली, द बेस्ट इनोवेशन। क्यों? पोड़ी क्या है? पोड़ी इज़ बेसिकली लेंटिल्स, दाल्स को सुखा के पाउडर बना दिया है, और सबसे अच्छा प्रोटीन वो है। पोड़ी को आज आप अपने चावल के ऊपर भी डाल लो ना, इट्स द बेस्ट थिंग एवर। South Indians have really understood how to sustain their hair growth, courtesy their natural habits. ओके, गिव मी सम रेमेडीज हाउ टू कीप हेल्दी हेयर्स, कि आपको वीक में ये करना बहुत जरूरी है, या हाँ, आप ये कुछ ऐसी रेमेडीज दो ना। रेमेडीज सबसे ज़्यादा टॉप 3 बोल सकती हूँ। 2 बार से ज़्यादा शैम्पू ना करिए हफ्ते में, और बाल गीले सबसे कम करिए। 2 बार से ज़्यादा आपको बाल गीले करने की ज़रूरत नहीं है अपना स्कैल्प। सेकंड मैं बोलूँगी, खाने पीने में स्पिनिच इज़ वेरी गुड। स्पिनिच, सेसमी सीड्स आर वेरी वेरी गुड। इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मटर सबसे अच्छा प्रोटीन है, उसे इंक्लूड करें।
कैरेट्स वेरी वेरी गुड, अगेन विटामिन ए के लिए। इन सबको इंक्लूड करें, दे आर वेरी गुड फॉर योर हेयर। मैं सबको कहती हूँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, फिश आपके लिए नेचुरल ओमेगा 3 होता है, आप वो लीजिए। दीज आर वेरी गुड सोर्सेज फॉर योर हेयर। खाने पीने में परहेज नहीं करना, अच्छे से खाना है। जो हम घर पे पहले खाते थे ना खाना, बिफोर ऑल द डिलीवरी कंपनीज केम इन, दैट्स द बेस्ट खाना टू हैव फॉर योर हेयर ग्रोथ। एंड ऑफ कोर्स मैं बोलूँगी सीड्स, बड़ा आजकल टशन चला हुआ है, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स का, इन सब का, ये बड़े अच्छे हैं, एक्चुअल में अच्छे हैं। क्योंकि पहले ज़माने में ना हम पम्पकिन की जो सब्ज़ी खाते थे उसमें सीड्स तो होते थे, हम खा लेते थे चुपचाप, राइट? अभी भी खाते हैं। अब हमें सीड्स का कल्चर बन गया है। वही चीज़ जो हमें न्यूट्रिशन फॉर्म में पम्पकिन की सब्ज़ी मिलती है, कद्दू की सब्ज़ी, आप वो खाओ ना, कितनी न्यूट्रिशियस है आपके लिए। पम्पकिन सीड का वेट क्यों कर रहे हो? मैम पता है आपने कुछ ऐसे मिथ क्लियर किए हैं लिटरली। ये सारे जो मैंने 2-3 सवाल आपसे पूछे थे ना, ऑयलिंग, ऑनियन, एग्स की रेमेडीज, आप इंटरनेट पे आपने शायद देखे नहीं होगे इसलिए आपको पता नहीं। आप एक बार जाकर देखना, ये मिथ ना आपने एकदम अलग ही वे में बताए हैं। नहीं तो लोग बाग बोलते हैं अनियन के साथ कोकोनट करके मिक्स मत लगाओ, आप शैम्पू ये मत करो। आपने ना सच में बड़ा क्लियर बोला। और सोशल मीडिया की वजह से ना इतने इन्फ्लुएंस हो गए हम भी कि भाई ये चीज सही है, अब वो चीज दिख रही है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली मेरे को 10 चीजें और आ गई है। तो एक कॉमन बंदा क्या करे? हम लोग कहाँ जाए? हम तो कॉमन ही है ना। देखो भैया, अगर जिंदगी जीनी है, सबकी सुनना बंद करो पहले तो। और आप सारी चीज़ें इंक्लूड करके, ये पानी ले लो, ये चाय बंद कर दो, ये कॉफ़ी पी लो, ये कॉफ़ी बंद कर दो, ये खाना मत खाओ, आज पूरे दिन पानी पीना है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। आप यहाँ संतों वाली ज़िंदगी नहीं जीने आए हो, और ना ही हम आपको संत बना रहे हैं। आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और आपको हमें उस नॉर्मल लाइफस्टाइल में हेल्दी रखना है। अगर सारी चीज़ें हटानी है और हिमाचल ही जाना है तो वैसे ही कर लो, उसमें हमारी और इंटरनेट की एडवाइस क्या ज़रूरी है, राइट? सुबह फल खाना शुरू कर दो, अपने रोटी परांठे छोड़ दो। ग्लूटेन और आटे और मैदे में कुछ ज़्यादा नहीं रखा हुआ है, एंड कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं है। फ्रूट्स खाओ रोज़ सुबह उठ के, दिस इज़ अ गुड न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लान। आपको फास्टिंग करनी है, ठीक है, फास्टिंग तो पहले ज़माने में भी होती थी, याद है? पहले 7-8 बजे सो जाते थे ना। अब लोग नहीं सोते, अब लोग 10-10 बजे खाते हैं। फास्टिंग इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस फॉर अ जनरेशन जिसको पता ही नहीं कि पुराने ज़माने में लोग करते क्या थे। फास्टिंग कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस हुई है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिन्होंने वो टाइम देखा ही नहीं और दौर देखा ही नहीं कि 8 बजे लोग खाना खा के सो जाते थे। मैं वो फिर आज वो तक पूरा साइकिल 12 घंटे का चलता था ना एक्चुअल में। वो फास्टिंग मुझे लगता है हर एक बंदा अपनी लाइफ टाइम तक उसको मेंटेन कर सकता है। जब तक सूर्य है तब तक आप खा सकते हो। सूर्यास्त हुआ, जैसे ही सूर्य नीचे गया, यू हैव टू स्टॉप ईटिंग। 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद नहीं खाया जाता खाना, एंड यू शुडंट हैव इट। स्लीप इम्पैक्ट होती है। जल्दी खाओ, डाइजेशन कितनी बेटर हो जाएगी। हमारे घर में लोग नहीं खाते, 6, साढ़े 6, 7 के बाद नहीं खाते। और रात को ना सबसे लाइटेस्ट मील खाना चाहिए, क्योंकि आप सोते हो, आप मूवमेंट नहीं करते, तो आपकी सूप और आपका सैलड, सबसे लाइटेस्ट मील उस टाइम यही होना चाहिए। आपको जो हैवी मील खाना है आप सुबह खाओ, ब्रेकफास्ट खा लो। आप जो लोग कहते हैं अब हम इंटरमिटेंट करेंगे, हम ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे, मैं इंटरमिटेंट को गलत नहीं बोल रही, आप फास्ट कर रहे हो। जो ऑलरेडी ओबीज है उसको तो फ़र्क पड़ेगा ही फास्टिंग से ना, क्योंकि आप कैलोरीज कम खा रहे हो दिन में, जो पहले नहीं खाते थे। और फास्टिंग ना, ये मॉडर्न मिथ नहीं है और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंडियन टेक्नोलॉजी है। पहले ज़माने में भी संत वगैरह कितनी फास्टिंग करते थे। अब की हमारी मदर्स हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे फास्ट अभी भी वीक में करती हैं। 3 बार तो फास्ट होता होता है, था। राइट? क्यों होता है? टू क्लेंस द सिस्टम। नवरात्रे क्यों होते हैं? ईद के फास्ट ईद के में क्यों होते हैं? रमज़ान क्यों होता है? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फास्टिंग रिचुअल्स ना। एंड फास्टिंग इज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक वे टू हील योर बॉडी। तो ये जो इंटरमिटेंट का फैड चला है, मैं इसके साथ तो नहीं हूँ, मैं लाइफस्टाइल चेंज के साथ हूँ। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आजकल लोग आते हैं, कहते हैं हमें ना फैटी लिवर हो गया, बट हम तो अल्कोहल लेते ही नहीं है। हम तो अल्कोहल लेते ही नहीं है और हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर आप अल्कोहल नहीं लेते और आपको फैटी लिवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3, आपको ये पता होना चाहिए कि फैटी लिवर इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर लिवर बीइंग ओवर, कहते हैं ना, वर्कड बिकॉज ऑफ योर कार्ब्स। जितनी रोटी चावल खाओगे, परांठे, विदाउट एनी न्यूट्रिशन, फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तो और आपका लिवर ऑलरेडी कहीं ना कहीं डैमेज होता जाएगा, बिकॉज लिवर इज़ वन ऑर्गन इन द बॉडी जो आप डोनेट कर सकते हो किसी और को, और किसी और में वो ग्रो भी हो जाएगा। सो इसमें इतनी पावर होती है। लिवर इज़ योर बेसिक डिटॉक्सिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। आप पेन किलर खाते हो ना, तो आपके SGPT, आपके SGOT लेवल्स ना हिल जाते हैं, एंड वो आपकी लिवर के फंक्शन टेस्ट में होते हैं। एंड मैं हमेशा देखती हूँ रिपोर्ट्स में, अगर होता है मेरे को पता लग जाता है इसने खाई है एलोपैथी।
उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो चीज़ जा रही है आपका लिवर उसको डिटॉक्स करता है, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको बाहर फेंकता है, राइट। आपका जो बाइल होता है, जहाँ पे जिन जिन लोगों को गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, जो बाइल जूस होता है वो एक्चुअल में बहुत अच्छा होता है। बाइल जूस हेल्प्स डाइजेशन, एड्स डाइजेशन। फैटी लिवर अगर आपको नहीं करना है या फैटी लिवर से बचना है या ट्रीट करना है, फ्यू थिंग्स यू कैन डू इज़ अपनी डाइट में न्यूट्रिशन इंक्लूड करो ही करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं देती हूँ अपने पेशेंट्स को लिविड सिरप। पर हम लिविड सिरप के रिजल्ट सिर्फ मेरे क्लिनिक में नहीं, डॉक्टर्स के काफ़ी क्लिनिक्स में होम्योपैथी में लिविड सिरप से रिजल्ट आता है फैटी लिवर में, क्योंकि सेफ है, हर्ब्स हैं, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड उसमें वेट लॉस के साथ साथ डाइट मैनेजमेंट के साथ साथ आप लिविड लो, बहुत फ़र्क पड़ता है। लीवर के लिए कुछ रेमेडीज हैं जो हर एक कॉमन इंसान अपने घर पे कर ले? लिविड एक होम्योपैथी रेमेडी है। लिविड एक होम्योपैथी रेमेडी है जो बहुत अच्छी है फॉर फैटी लिवर, लिवर की कोई प्रॉब्लम ठीक से नहीं काम कर रहा, लिविड इज़ वेरी गुड फॉर दैट होम्योपैथी में, मैंने ट्राई करा है। एंड सेकेंड इज अगर घर पे करना है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करनी है, पानी अच्छा पियो और पानी अच्छी क्वांटिटी में पियो। लोग बोलते हैं मैं 8 लीटर पीता हूँ, 10 लीटर पीता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। पानी आपको, आप जितना भी पानी लो, अंडरस्टैंड कि अभी तो हीट इतनी ज़्यादा है कि डिहाइड्रेशन डबल लेवल पे है, तो पानी जितना आप पियोगे ना आपकी बॉडी उतना डिटॉक्स होएगी। जितना पानी, फ्रूट जूसेस आर नॉट एक्सेप्शनली बैड, मैं तो बोलती हूँ आप फ्रूट्स खा लो, जूसेस नहीं पी सकते, देर एज इट इज़ नॉट गुड फॉर डायबिटिक्स बिकॉज फ्लक्चुएशन कॉज करेंगे। आप फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स आर हीलिंग, सात्विक इन नेचर। आपको पता है हर एक फ्रूट में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, हर एक फ्रूट में हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, हर एक फ्रूट में। आम में है, आम पता है मैं खून बनाने के लिए आम में बोलती हूँ, जिसको अनीमिया होता है ना विमेन में, मैं उनको फेरम प्लस सिरप होती है एक वैक्सीन में आती है, वो बोलती हूँ। और मैं उनको गुड़ चना और आम बोलती हूँ जिनको हीमोग्लोबिन लो होता है। वेरी गुड, एक तो कैलोरीज बढ़ाता है और दूसरा आपका ये ब्लड लेवल भी बढ़ाता है। पोमोग्रेनेट, अनार बहुत अच्छा होता है। एंड जितना नेचुरल जाओगे परम उतना ही बेटर रहोगे, लाइफस्टाइल उतनी बेटर रहती है। जितना नेचर से दूर जाओगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी। परफेक्ट मैम, बहुत ही मतलब डिटेल्ड पॉडकास्ट हो गया। और अगर आप लोग यहाँ तक देखते देखते पहुँच गए हो तो मुझे लगता है कि मतलब मैम के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैम से कुछ भी पूछना है तो आप जाके डायरेक्टली पूछ सकते हो। मैम डिस्काउंट प्लीज़ दे देना। How sweet, definitely. In fact, let's do a giveaway. Param, one of your people who comments, do one challenge, and any one of them whose comment you like, tell us, and we'll send them a giveaway hamper. ये तो भाई मतलब सोने पे सुहागा हो गया। Yeah. डन मैम, थैंक यू सो मच मैम, शेयरिंग सो मच डिटेल्स और द वे यू एक्सप्लेन नेचुरल की चीज़ों को आपने जितना मतलब अच्छे से समझाया, जिस वे में जाके मुझे लगता है कि जो हमारी प्यारी सी ऑडियंस है उनकी काफ़ी हेल्प होगी। और सब अपने घर में खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। बिल्कुल। Thank you. थैंक Thank यू you, Param. थैंक यू। Thank you.